Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने अभी थोड़ी देर पहले जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का दिसंबर एडिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है और इसी रिपोर्ट का एक क्विक वर्जन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कल परसों में इंटरव्यू हो और पूरी रिपोर्ट तो अभी हम एंड टू एंड डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से Adda 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आपको आरबीआई वेबसाइट की फुल कवरेज चाहिए, बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर चाहिए, तो ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लो। वहां पे आपको मैं फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड करता हूं। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो गो विद द बैंक, वहां पे प्लस एक कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक अगर आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है। एंड दोस्तों, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और अफोर्डेबल बनाने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 एंड द कॉइंस। एंड अफोर्डेबिलिटी से याद आया, अभी हमारी चल रही है ईयर एंड सेल, जिसमें आप ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 80%, नॉट 80, एक्चुअली 81% अगर आप कोड यूज करेंगे Y581 अवेल कर सकते हैं विद ट्रिपल वैलिडिटी। एंड यूज द कोड टू अवेल दिस, यूज द कोड Y581। तो दोस्तों, हो सकता है 1 जनवरी से प्राइस राइज हो जाए, तो डू नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलो आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है दोस्तों, वो साल में 2 बार आती है। ठीक है अभी कुछ टाइम पहले भी आई थी, अब दिसंबर एडिशन है ये। आरबीआई के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आप एक तरह से बोल सकते हैं, जो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है बाई एनुअली। ठीक है, वैसे तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द एंटायर इकोसिस्टम, एज वेल एज ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ इंटर रेगुलेटरी कॉपरेशन का काम भी करती है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एफएसडीसी उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई दोस्तों। मेन चीज है हमें रिपोर्ट के बारे में क्या आरबीआई ने बताया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं, डायरेक्टली वहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आरबीआई वेबसाइट पे आए, ये रही आपकी रिपोर्ट। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो ये रहा आपका क्विक समरी। पहले क्विक समरी के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ और मेजर फैक्ट्स के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, पहले हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइलाइट्स में इन्होंने बोला है द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम इज रेजिलियंट। ठीक है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, जो इतने सारे टर्मोइल्स वगैरह चल रहे हैं, वॉर वगैरह चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी वी आर सर्वाइविंग। ठीक है, वाइल नियर टर्म रिस्क हैव रिसीडेड, जो नियर टर्म शॉर्ट टर्म रिस्क थे वो कम हुए हैं, लेकिन वनरेबिलिटीज अभी भी हैं। और सबसे बड़ी वनरेबिलिटीज में आती है स्ट्रेच असेट्स वैल्यूएशन। स्ट्रेच असेट्स वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कि ओवर प्राइस्ड। अगर मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दूं, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट था, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी, आई होप आपने चेकआउट की हो, कि वो ओवर प्राइस चल रहा था। इवन अगर मैं आपको अभी करंट डाटा शो करूं, अगर देखो आपको वैल्यूएशन चेक करना है जैसे मार्केट का, तो आप कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। पी बाई ई ऑफ इंडियन मार्केट। ठीक है, अभी ये डाटा जो है 23 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं। मैं जनरली इस वाले इंडेक्स को फॉलो करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इंडिया की जो वैल्यूएशन है इट इज अराउंड 23, पी बाई ई जो आ रही है 23, और यूएसए की जो आ रही है वो 27 आ रही है। ठीक है, यूएसए आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, और इंडिया जो है वो 23। लेकिन देर वॉज ए टाइम, अगर आप फ्यू मंथ्स बैक जाओ तो इंडिया के जो शेयर्स थे देवर, मतलब इंडिया का जो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी, इट वाज अराउंड 26 एंड इट वाज इवन हायर देन यूएस। ठीक है, तो वो था कि आपकी साउंड, मतलब ठीक है, मैं कहता हूं आपकी इकोनॉमी साउंड चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट इट वाज लाइक ए ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन। ठीक है, जहां पे एक स्मॉल शॉक जो है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता था। इसके बारे में सितंबर में गवर्नर साहब ने, जो शक्तिकांत दास सर थे, मतलब है, अब तो गवर्नर नहीं रहे। ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज के बारे में वार्न किया था कि यार ये जो ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन है, ओवर स्ट्रेच मतलब आपके जो प्राइसिंग है सपोज शेयर्स की, वो ओवर हाई, मतलब वो बहुत हाई चल रही है कंपेयर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो वो एक कंसर्न था कि जिसकी वजह से जो है आपका जो फाइनेंशियल मार्केट में है वो मनी का फ्लाइट देखने को मिल सकता है। और आपने पिछले कुछ महीने से देखा भी होगा कि ग्लोबल शॉक्स के चलते जो है एफआईआई ने इंडिया से भर के पैसा निकाला है। दैट वाज ड्यू टू ओवर प्राइस, ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशंस। तो ये आपका यहां पे कंसेप्ट था। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर एक वैल्यूएबल रेंज में आ रही है।
ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं स्टेबल रेंज में आ रही है 20। अगर इसी का डाटा अगर आप थोड़े मंथ पहले का देखोगे, आई थिंक सितंबर अराउंड का जब मैंने वीडियो बनाया था, इट वाज 26 पॉइंट समथिंग और मे बी अराउंड 27, इट वाज इवन हायर देन यूएस से, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इवन अगर आप चाइना देखो, चाइना कितनी साउंड इकोनॉमी और उनकी कहीं ना कहीं 9 चल रहा है, मतलब उनके स्टॉक मार्केट का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो दे आर क्वाइट अंडर वैल्यूड अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेच असेट्स वैल्यूएशन, हाई पब्लिक डेट भी गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जियो लॉन्ग मतलब प्रोलॉन्ग्ड जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल होने को आए हैं भैया। इसराइल जो हमास कॉन्फ्लिक्ट था कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा डाउन प्ले हुआ है वहां पे वी कैन से। तो वो है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं राइज हो रहे हैं। इवन अगर आप देखो आपके पड़ोस में भी अब तालिबान और पाकिस्तान का एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, मे बी अभी ना बढ़े तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। एंड नाउ देयर आर न्यू चैलेंजेस दैट आर इमर्जिंग ड्यू टू एआई, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म रिस्क तो क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मीडियम टर्म में कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हेल्दी बैलेंस शीट। तो इंडियन इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी साउंड चल रही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो साउंड चल रहा है। हमारी ग्रोथ स्टोरी थोड़ी सी डाउन साइड गई है, लेकिन ठीक है, अगेन वी विल रिबाउंड बैक। थोड़ा सा एक जो एरिया ऑफ मैक्रो कंसर्न के बारे में अगर बोलूं तो इन्फ्लेशन जो अभी रिसेंट था वो थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब हमारी जो लिमिट्स हैं 6% की उससे थोड़ा सा ज्यादा था, और इसी वजह से आरबीआई ने रेट कट के बारे में शायद नहीं डिसीजन लिया या रेट कट करने की डिसाइड नहीं किया। बाकी अगर आप देखो मेजरली हम वी आर ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ भी ठीक है, थोड़ी डाउन साइड गई है, बट अगेन इट इज वे अबव 6.3%, वे अबव तो नहीं बोलूंगा, वे अबव 6%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे अच्छे हैं। इवन जो हमारी बैंकिंग जो पोजीशंस हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस, वो भी काफी अच्छी चल रही हैं। मैंने अभी आपकी रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में अभी डिस्कशन भी किया था, उसमें हमने मेजर पैरामीटर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं से हम अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर आप देखो जो बैंकिंग सेक्टर की अगर आप देखो साउंडनेस देखो, तो जो हमारे ग्रॉस एडवांसेस है, बेसिकली जो बैंक्स का बिजनेस है वो बढ़ा है कंपेयर टू मार्च में। इट वाज अराउंड 1.61 लाख करोड़, अब इट इज 1.67 लाख करोड़। तो मतलब इन पास्ट 6 मंथ्स हमारा जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है। यही कहीं ना कहीं हमारी जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड वाली थी वो भी यही बात कर रही थी। हमारे ग्रॉस एनपीए हैं जो वो कम हुए हैं। देखिए मार्च 17 में इट वाज अराउंड 9.6 और करंटली अगर हम बात करें इट इज 2.6%, 2.6, ठीक है, ग्रॉस एनपीए। और अगर आप नेट एनपीए देखो तो देयर आर 0.6%। ग्रॉस एनपीए बेसिकली आपके टोटल एनपीए हैं, और उनमें से अगर आप ऐसे एनपीए हटा दो जो कि बैक बाय कोलेटरल होते हैं तो आपका नेट एनपीए आ जाता है, मतलब जो एक्चुअली में जहां से रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वो आपके और भी कम है। तो अगेन वी कैन से कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं डाउन साइड हुई हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो हमारा बढ़ा है, इट इज करंटली इंक्रीजिंग अप टू 1.4%। रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली आप जो एसेट्स इन्वेस्ट करते हो उस पर आपकी कितनी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है। सीआरएआर जो कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप कैपिटल बफर जो है यहाँ पे मेंटेन करते हो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए, वो भी आपका इंप्रूव चला है 16.7%। और अगर हम देखें डिफरेंट मैक्रो टेस्टिंग में, स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर, इट इज अगेन साउंड, मतलब इट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली साउंड, कि हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है वो दे हैव गुड कैपिटल बफर, वो इवन स्ट्रेस पैरामीटर्स पे काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास एनफ कैपिटल है। देन हमारा जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है LCR वो हमारा 128% है, इट हैज टू बी मोर देन 100% अकॉर्डिंग टू बेसल, तो ये भी काफी अच्छा है। देन हम अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, बेसिकली जो हम फंड्स अलग रखते हैं अपने प्रॉफिट में से टू कवर अप दी एनपीएस, जो हमारे प्रोबेबल एनपीएस हो सकते हैं या करंट एनपीए है, तो ये जो पीसीआर रेशियो है ये भी इंप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। एंड स्लिपेजेस बेसिकली जो आपके लोन्स होते हैं जो आपके एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे कम हुए हैं। जो स्लिपेज हुई है एनुअलाइज परसेंटेज वो भी यहाँ पे जो है वो कम डाउन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बैंकिंग पैरामीटर्स को देखो तो काफी अच्छे से यहाँ पे बैंकिंग पैरामीटर्स के बारे में बताया भी गया, और काफी अच्छे हम कह सकते हैं कि बैंकिंग पैरामीटर्स आर ऑल साउंड, ठीक है। तो वापस आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। इवन यहाँ पे अगर आपको पीआईबी का डाटा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई उन्होंने कलेक्ट किया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इट वाज अराउंड 1.4 लाख करोड़, उसमें से 61,000 दे हैव इवन डिसाइडेड टू गिव एज ए डिविडेंड। तो काफी मतलब वी कैन से बैंकिंग सेक्टर हैज बीन ऑन द फोरफ्रंट, ठीक है।
मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट मोस्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इवन एनबीएफसी सेक्टर हैज रिमेन साउंड, और इसका डाटा के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था ट्रेंड एंड प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट में, ठीक है। द कंसोलिडेटेड सोल्वेंसी रेशियो ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर आल्सो रिमेन अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब देखो क्या है कि आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये इवन सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रही थी, जो हमारे बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में, या फाइनेंशियल सेक्टर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में बात करती है, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, पेंशन के बारे में, तो वो डाटा भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे मेंटेन करना होता है। बेसिकली जो उनकी इमीडिएट बेसिकली उनको असेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज, आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो उनको असेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं वो ट्वाइस मेंटेन करने पड़ते हैं उनकी लायबिलिटी से, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है नॉट ट्वाइस 1.5 टाइम्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो होती है वो आपकी 1.5 बोल सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 150%, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो रिपोर्ट के अंदर लास्ट में जो है आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर के रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने काफी सारा डाटा भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या क्या मतलब डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। क्लाइमेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉन बैंकिंग फिशर। तो मैं ये कहूंगा कि देखो इसको अगर आपके पास टाइम है इंटरव्यू के लिए तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो, नहीं तो मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इनिशिएटिव्स फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है इन्होंने थोड़ा सा। ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, ये हमने कहीं ना कहीं अपने बीएनएफ में कवर कर चुके हैं, जो हमारा डेली सेशंस होता है, ठीक है। तो एक बार जस्ट फॉर टचअप आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आप पहले ही देख चुके हो, ठीक है। एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों वो है, 1 सेकेंड, ये सर्वे, सिस्टेमिक रिस्क सर्वे। सिस्टेमिक रिस्क बेसिकली जो आपके इवेंट्स, छोटे मोटे इवेंट जो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इंपैक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये सर्वे कैरी आउट किया जाता है। इसमें जो आपके मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम के, उनसे एक फीडबैक लिया जाता है कि व्हाट्स देयर परसेप्शन, ठीक है, और उसके बेसिस पे सर्वे तैयार किया जाता है। आरबीआई जो है ये सर्वे मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के साथ पब्लिश करता है। तो अगर इस सर्वे का कुछ हम डाटास देखें तो जो मेजर ग्रुप ऑफ रिस्क होते हैं, एक हो गया जैसे ग्लोबल रिस्क हो गया, जो ग्लोबल इवेंट्स हमारे होते रहते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जो आपके मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इन्फ्लेशन एंड ऑल, जीडीपी एंड ऑल, उनसे रिलेटेड हो गया। देन फाइनेंशियल मार्केट में जो रिस्क हो सकते हैं, एंड देन देयर आर इंस्टीट्यूशनल, कि आपके जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो उनके जो मेजर ग्रुप ऑफ रिस्क के रिगार्डिंग परसेप्शन मांगा जाता है कि आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर में या किस तरह का रिस्क जो है वो मेजर है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह आई है कि जितने भी स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया गया है तो उन सभी ने बताया है कि आपका जो रिस्क परसेप्शन है वो मीडियम कैटेगरी वाला है। मतलब हाई और वेरी हाई कैटेगरी में कोई भी हमारा रिस्क लाई नहीं करता, सब मीडियम कैटेगरी वाले हैं। मतलब इट्स लाइक ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एकदम इमीडिएट अटेंशन की भी जरूरत नहीं है और एकदम पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द रिस्क या मेजर ग्रुप ऑफ रिस्क आर इन दी मीडियम कैटेगरी, ठीक है। अब अगर आप फर्दर जानना चाहते हो कि जैसे ग्लोबल रिस्क में क्या क्या आता है, तो ग्लोबल ग्रोथ आ गई, ठीक है। फंडिंग जो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स में इशू तो नहीं है, ठीक है। देन इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में अगर आप देखो, कंजप्शन जो डिमांड है उससे रिलेटेड, रियल एस्टेट की जो प्राइसेस हैं, फिस्कल डेफिसिट तो नहीं बढ़ रहा। तो बेसिकली अपना इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड ऑल, वो सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। देन फाइनेंशियल रिस्क, जो फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल मार्केट से एसोसिएटेड फॉरेन एक्सचेंज का हो गया, या जो शेयर्स की प्राइस में वोलेटिलिटी रहती है वो हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, ठीक है। लिक्विडिटी बेसिकली उनमें ट्रेडेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको, जिस सिक्योरिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो भी एक यहाँ पे रह गया, हो गया मतलब। एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क, इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशंस जो आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जैसे बैंक्स एंड अदर थिंग्स, तो क्या उनकी एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन हुआ है, साइबर रिस्क कितना है, ऑपरेशनल रिस्क कितना है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो उन सभी के बेसिस पे जो है ये यहाँ पे देखा गया कि सभी में जो मेजरली पाया गया कि द रिस्क इज ऑन मीडियम कैटेगरी। द परसेप्शन वाज कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, इट्स मतलब ये भी नहीं बोलेंगे कि हम टेंशन फ्री हो सकते हैं, लो या वेरी लो, मीडियम एवरेज कैटेगरी में रखा गया है। बाकी यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उनका एक जब फीडबैक लिया गया कि आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या परसेप्शन है,
क्या कॉन्फिडेंस है और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कॉन्फिडेंस है, तो उसके बारे में भी अगर आप ये डाटा देखोगे, तो अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आप उनका फीडबैक देखोगे, ठीक है, तो मेजॉरिटी का जो फीडबैक है वो अनचेंज्ड है, कि जो कॉन्फिडेंस पहले था वही कॉन्फिडेंस अब है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी अगर आप मेजॉरिटी का देखोगे तो उनका वी कैन से कि कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप कंपेयर टू ग्लोबल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखोगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विच इज मार्क्ड बाय ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहां पे जो रेस्पोंडेंट्स थे इस सर्वे में, उनमें आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी तो यही था कि भैया इनका कॉन्फिडेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ का अगर हम कंपेयर टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम देखें तो उनका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दिस डाटा शोज दिस, ठीक है। इसके अलावा रेस्पोंडेंट्स के अकॉर्डिंग जो मेजर रिस्क अभी हमारा जो इमीडिएट सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम जो फेस कर सकता है वो है हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, ठीक है। कैपिटल आउटफ्लो अगर आप पिछले 3 महीने से देखो तो एफआईआई जो है खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है वो सेलिंग पे लगे हुए हैं, और इवन आपने देखा होगा उसका इंपैक्ट इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो, ठीक है। इस पे भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाओ जरा चेकआउट करो, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड टैरिफ, अब भैया ट्रंप जी आ सकते हैं और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि भैया ट्रेड टैरिफ या ट्रेड वॉर भी हो सकती है वर्ल्ड ओवर, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड में भी इशू देखने को आपको मिल सकता है, दैट इज अगेन है कंसर्न, ठीक है। स्लो डाउन इन डोमेस्टिक ग्रोथ, अगर जिसके बारे में मैं अभी आपको बता भी रहा था, काफी टाइम से वीडियो भी बना रहा हूं कि हमारी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड गई है, खासकर Q2 का डाटा जो है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड से भी लो गया है, ठीक है। तो कंजप्शन डाउन साइड गया है, तो देयर आर र्यूमर्स की जो इस बार का बजट है वो कुछ अच्छी खबर ला सकता है, लेट्स सी, देयर आर र्यूमर्स, मैं अभी उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क हमेशा बना हुआ है और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज ऑन राइज, तो अगेन ये दीज आर सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आई थिंक अब आपको एक समराइज वर्जन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का मिल गया होगा, बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़े टाइम बाद ही शेयर कर पाऊंगा, बिकॉज आज ही ये रिपोर्ट आई है, कुछ ही घंटे बाद मैंने ये, आई थिंक 1 घंटे पहले ही रिपोर्ट आई है, आई जस्ट सॉ इट एंड आई केम अप फॉर द सेशन इमीडिएटली, ठीक है। तो बाकी मैं डिटेल्ड रिपोर्ट आप लोगों के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ले आऊंगा। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।